नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। कॉलेजियम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में लगातार तनाव की स्थिति जारी है। अब कॉलेजियम को सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ लगातार सुनवाई भी कर रही है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका, ये दोनों पीठ जज जो है कि एक पीठ में सुनवाई कर रहे हैं और उनके तरफ से जो टिप्पणियां कल की गई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के इस पीठ ने स्पष्ट रूप से कल कह दिया है कि कॉलेजियम के दी गई सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने जजेस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने जो सिफारिश की है उसे 5 दिन में सरकार स्वीकार करे, अन्यथा किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए सरकार तैयार रहे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है सरकार को खुलेआम चेतावनी दी है कि आप कॉलेजियम के सिफारिशों को लेकर यूं ही बैठे नहीं रह सकते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 दिसंबर को कॉलेजियम ने 5 नामों को भेजा था, 13 दिसंबर को, और अब फरवरी के समय आ गए हैं। आखिर उन 5 नामों पे अब तक जो है कि उनके नामों पे मोहर क्यों नहीं लगी है सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया 5 दिन में आप इसके ऊपर निर्णय लीजिए। हालांकि आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार रविवार तक में ये नियुक्तियां कर देंगी। मित्रों, असल में सुप्रीम कोर्ट में जो है कि टोटल 7 जो है कि जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिशें की हैं। 5 सिफारिशें मित्रों 13 दिसंबर को की गई थी और 2 सिफारिशें इस 31 जनवरी को की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट तौर पे मानना था कि 13 दिसंबर के सिफारिश पे अब तक कहां पे केंद्र सरकार सो रही है। क्यों कॉलेजियम के निर्णयों पे केंद्र सरकार कुंडली मारकर सो जाती है, बैठ जाती है? क्या न्यायपालिका को एक तरह से दबाव में लाने के प्रयास हो रहे हैं या लगातार इस मामले को लेकर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके ऊपर किरण रिजिजू के बयान भी आ रहे हैं। लेकिन जो आज की जिस मामले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मामला खुद सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा है, इसलिए स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो कई मामलों पे केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा निराश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अब फिर जो है कि वो 13 फरवरी को जो है कि सुनवाई करेगा इस पूरे मामले का। लेकिन इसके पहले कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की नियुक्ति हो जानी चाहिए। जस्टिस एएस ओका क्या कह रहे थे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई? जस्टिस एएस ओका कह रहे थे, सॉरी, अटॉर्नी जनरल जो है कि आर वेंकटरमणी क्या बोल रहे थे जिसके कारण से कि संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका नाराज हो गए? वो कह रहे थे कॉलेजियम के निर्णयों पर सरकार निर्णय ले रही है, हम करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि इस प्रकार के घिसे पिटे शब्दों को सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। कॉलेजियम पे निर्णय, हम कॉलेजियम पे निर्णय ले रहे हैं, ये शब्दांश, और हम कॉलेजियम पर निर्णय करेंगे, ये शब्दांश दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप इसके ऊपर कठोरतम स्थिति पे आइए और सीधे सीधे निर्णय लीजिए। एक तो ये स्थितियां, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता प्रकट की है, और यहाँ पे चिंता में पहली बार उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि 5 दिन के भीतर कर डालिए इसे, अन्यथा हम एक ऐसे निर्णय लेने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा जो आपको असहज करेगा, आपके लिए एक असहज स्थिति आ जाएगी। वो चेतावनी उन्होंने दे डाली है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता केवल सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चिंताएं प्रकट की हैं। एक तो कॉलेजियम के जो एक सिफारिशें हाईकोर्ट के जजेस के लिए भी लंबित पड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट को जो आश्चर्य लग रहा है वो आश्चर्य लग रहा है कि जो एक हाईकोर्ट से जो दूसरे हाईकोर्ट में जजों का ट्रांसफर किया जाता है उस मामले में सरकार कैसे कुंडली मारकर बैठी हुई है। कल जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका के खंडपीठ ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अक्टूबर 2022 में हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के लिए सिफारिश की गई थी, उस पर सरकार क्यों चुप बैठी है? मान सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के शब्दावली में बता रहा हूं मैं, कि हम लोग मान सकते हैं कि नए जजेस के नियुक्ति में सरकार कुछ कहना चाहती होगी। तो चलिए, सरकार वहां पे कुछ अपना एक्सप्रेशन रखना चाह रही है, लेकिन जजेस के ट्रांसफर में सरकार की क्या रुचि है? उसमें तो सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिफारिश करती है, उसकी कॉलेजियम सिफारिश करती है और वो त्वरित तौर पे जजेस के जो है कि ट्रांसफर हो जाने चाहिए। एक एक्स जेड वो किस हाई कोर्ट में रहे, वो ए हाई कोर्ट में रहे, वो बी हाई कोर्ट में रहे, ये तय कौन करेगा? ये तय तो जो है कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ही तय करेगा।
तो ऐसे मामलों में जो निर्णय पहले सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रातों रात वो निर्णय हो जाते थे, वो निर्णय में समय लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है किसी तीसरे पक्ष को यहां पे इसमें कोई भी भागीदारी नहीं दी जाएगी। इसमें अगर इस प्रकार से एक पक्ष सरकार है, एक सुप्रीम कोर्ट खुद निर्णय लेती है और अदृश्य तौर पे किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका अगर केंद्र सरकार इसमें बनाने का प्रयास कर रही है तो वो बिल्कुल गलत चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी चीज पूछा, अक्टूबर में अगर ट्रांसफर की सिफारिश की गई हाईकोर्ट के जजेस के लिए और आपने उस संस्तुति पर चुप्पी मार दी, आप संकेत क्या देना चाहते हैं? क्या उन जजों से उनको न्यायिक कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए? आप ये संकेत देना चाहते हैं? जजों का ट्रांसफर एक रूटीन वर्क है जो हमेशा से होता आया है, उस जगह पे ऐसी अनदेखी क्यों? और मित्रों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा। अगर पूरे मामले को हम लोग देखें, हमें ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार जरूर टकराहट बनाने में जो है कि रखी हुई है। इस मामले पे कॉलेजियम विवाद को लेकर वो टकराहट को बनाना चाह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी किसी न किसी अब संवैधानिक नतीजे की तरफ अब अग्रसर होना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास एक सिफारिश पिछले लंबे समय से है हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के लिए। कल जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आपको पता है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को कहा कि आपको पता है अब उनके रिटायरमेंट के केवल 19 दिन बचे हैं। यानी अगर आपने उस सिफारिश को मानने में 19 दिन देर कर दी तो वो बिना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने ही रिटायर कर जाएंगे, जबकि वो कई महीना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में सेवा दे सकते थे, उनकी सेवाएं मिल सकती थी। तो ये अलग अलग पहलू लगातार उभर के आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जो पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन का उनका बयान भी इस मामले पर आया था। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को यह सुझाव दिया था कि कॉलेजियम मामले को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार का रवैया काफ़ी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है और लोकतांत्रिक है, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने क्या सलाह दी थी कि आप 5 सदस्यीय एक संविधान पीठ का निर्माण करें और केंद्र सरकार को आदेश दें कि कॉलेजियम से संबंधित मामलों पर हर हाल में 30 दिन में निर्णय ले। हालांकि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरह से फरमान जारी किया है केंद्र सरकार को कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए जो दिसंबर की सिफारिश थी अब उसमें 5 दिन के लिए उन्होंने कह दिया है। तो एक तरह से कहीं न कहीं धीरे धीरे अगर केंद्र सरकार इसी तरह से इन मामलों पर अड़ती रहेगी, नियुक्ति की प्रक्रिया को अगर वो बाधित करती है, उस मामले पर वो अगर वो उसको विलंबित करती है, बाधित से मतलब है कि आप अगर विलंब से भी निर्णय ले रहे हैं, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को अभी 5 जजेज अभी त्वरित तौर पे मिल सकते थे, वो 5 जज आते तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है कि बोझ कम होता। अभी 2 जज, मान लीजिए 31 जनवरी पे 2 जजेस की और सिफारिश की गई है कॉलेजियम के द्वारा, मान लीजिए वो भी त्वरित तौर पे मिल जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कैपेसिटी में अचानक से 7 की वृद्धि हो जाएगी। ये काफ़ी आवश्यक चीज़ है। अगर हम लोग लंबे प्रकारांतर से देखें तो सरकार क्या कर रही है, सरकार का एक रवैया अगर हम लोग देखें तो वो कॉलेजियम की सिफारिश को वो बैठ जाती है, अनुच्छिक हो जाती है। कहीं कहीं सरकार फिर ये इंतजार कर रही होती है कि कॉलेजियम में कुछ परिवर्तन हो, जैसे जून में कॉलेजियम में एक परिवर्तन होगा, फिर इस साल दिसंबर में कॉलेजियम में कुछ परिवर्तन होगा और उस आधार पर फिर हो सकता है कि कुछ नामों में भी जो है कि फेरबदल की स्थिति आ जाए। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कॉलेजियम को लेकर जो लड़ाई थी वो लड़ाई अब अपने एक नए चरण में पहुंच चुकी है। अगर इस मामले पे केंद्र सरकार और भी ज़्यादा कुछ दाएं बाएं जाती है, इसको मानने से अगर इनकार करती है तो वो दिन अब दूर नहीं जबकि अभी जो 2 सदस्यीय पीठ है जस्टिस संजय किशन कौल की और जस्टिस AS ओका की पीठ, वो इस मामले में कुछ कठोर फैसले दे दें। तो इसलिए हालांकि अभी तो उम्मीद ये की जा रही है, तमाम जो है कि जो न्याय के विशेषज्ञ हैं, न्यायिक मामलों को जो लोग इन मामलों पर नज़र रखते हैं, उन सबों का कहना है कि जो 13 दिसंबर की जो सिफारिश कॉलेजियम ने की थी उसको सरकार त्वरित तौर पे जो है कि उसको हरी झंडी देगी। लेकिन उनका क्या होगा? उदाहरण के लिए जो हाईकोर्ट के 5 जजेस के लिए जो जिन नामों की सिफारिश की गई थी अभी तक उन सिफारिशों को लौटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि कॉलेजियम के सिफारिश को केंद्र सरकार एक बार लौटा सकती है, दोबारा नहीं लौटा सकती है। फिर केंद्र सरकार दोबारा भी लौटा दे रही है या फिर वो अनिश्चित काल तक बैठ रही है। तो एक मामला तो अब स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं अब एक दिशा निर्देश जरूर देने वाली है कि कॉलेजियम के सिफारिश के भीतर आप अनंत काल तक निर्णय लेने के लिए नहीं बैठ सकते हैं। उससे एक न्यायिक बाधा उत्पन्न होती है
एक सर्टन डेट लाइन जरूर होता है। कल भी जिस तरह से सरकार को स्पष्ट तौर पे कहा गया कि 5 दिन में नियुक्ति करें, उसी तरह से भविष्य में अब लग रहा है कॉलेजियम के सिफारिश करने के लिए, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन नरीमन जी ने जो 30 दिन की बात कही थी, वो 30 दिन हो, 20 दिन हो, 15 दिन हो, एक निश्चित एक डेडलाइन की स्थिति अब सामने में नजर आ रही है। और कल एक और रोचक सा प्रकरण भी कोर्ट में उठा। वो प्रकरण ये था, वहां पे एक वकील ने यह भी मामला उठाया कि सरकार के उकसाने के कारण बाहर से न्यायपालिका के ऊपर हमले हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा, और संजय किशन कौल जी जो जस्टिस हैं उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया कि इस प्रकार के हमले होते रहते हैं और इसके हमारी न्यायपालिका प्रभावित नहीं होती है। 2-4 लोगों के कुछ टिप्पणी करने ना करने से कोई प्रभाव नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार चलती है, संविधान ने जो उसे शक्तियां प्रदान की है, एक तरह से वो मुख्य अभिभावक के रूप में है और वो अपना गार्जियन या अभिभावक की भूमिका में बनी हुई रहेगी। लेकिन फिर से यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जिस प्रकार से हमले केशवानंद भारती के ऊपर केस के ऊपर हुआ, जो 1973 में जिसने संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया था, वो वहाँ पे 73 के उस केस पे ऊपर हमला करना पड़ा। उपराष्ट्रपति महोदय वहाँ पे जाते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय एक तरह से उन्होंने कल भी सदन में कहा है कि संसद जो है कि वो लोकतंत्र में ध्रुव तारा है। बिल्कुल ध्रुव तारा है। संसद अगर ध्रुव तारा है तो फिर एक ध्रुव तारा के बारे में और चर्चा की गई थी। आज से कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ने चर्चा की थी कि ध्रुव तारा कौन है, संविधान को मार्गदर्शन देने वाला ध्रुव तारा वाला केस कौन है, केशवानंद भारती। तो माना यह जा रहा है कि केशवानंद भारती को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ने उसे ध्रुव तारा कहा था और उसके जवाब में कल उपराष्ट्रपति महोदय ने राज्यसभा में संसद को ध्रुव तारा बताया। हालांकि इसके पहले भी उपराष्ट्रपति संसदीय संप्रभुता की बात कर चुके हैं कि भारत में संसदीय संप्रभुता की स्थिति है, जबकि हम लोगों ने पूर्व में भी विश्लेषण किया है कि भारत में ना तो न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति है, ना संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति है। दोनों के बीच का एक सम्मिश्रण है। संसदीय सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता शब्द जिसका बार बार उपराष्ट्रपति प्रयोग कर रहे हैं वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति महोदय को शायद ब्रिटेन से इतना ज़्यादा लगाव क्यों है वो तो उपराष्ट्रपति महोदय खुद स्पष्ट करेंगे। लेकिन वर्तमान में ये तनाव जरूर जो है कि लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक स्तर पर जा रही है और उस तनाव का निदान सरकार को भी अब समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से के साथ टकराहट के कारण जो संदेश जा रहे हैं देश में लोकतंत्र की जड़ों को गहरे बनाने में, लोकतंत्र के प्रति लोगों में विश्वास और आस्था जगाने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी जबरदस्त भूमिका रही है। और हाल के समय में जिस तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सामने में प्रकट हुए हैं, उसने फिर से ये चीज़ स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम दबावों के बावजूद भी कहीं झुकती हुई नजर नहीं आ रही है। वो अपने जगह पर अडिग है और लोकतंत्र के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जो दबाव बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी भी तरह से दबाव में नहीं आ रही है। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनाव की स्थिति नहीं है और अगर बहुत ज़्यादा कॉपरेशन की स्थिति है तो इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र के लिए वो खतरे की घंटी है। जो अभी इस समय जो एक तनातनी की स्थिति दिख रही है, हालांकि इस स्तर पे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किरण रिजिजू जी के जो कानून मंत्री हैं उनको प्रत्यक्ष तौर पे अप्रत्यक्ष तौर पे जो उनके कई सारे बयान हैं वो बयान चिंता प्रकट करते हैं। वो कभी जो है कि जस्टिस सोढ़ी जी का बयान ले लेते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, उनके बयान को लेके वो सीधे सीधे हमला करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि संविधान को हाईजैक कर लिया है, जबकि ऐसी कोई भी स्थिति भारत में नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक दायित्व मिला हुआ है, वो संविधान के संरक्षक के रूप में है और यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को हमारे भारतीय संविधान से ही प्राप्त हुआ है। तो एक तरह से अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की नियुक्ति के मामले को सरकार किस रूप में करती है। ट्रांसफर को लेके जो जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस होका ने कठोर टिप्पणियां की है, उसको लेके अब केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है। 5 दिन के भीतर नियुक्ति की जो पूरे स्थितियां थीं 5 जजेस को लेके, संभवतः वो मामला तो टल जाएगा, लेकिन बाकी जो सिफारिशें हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि कॉलेजियम के पास 13 प्रस्ताव थे, यानी हमारे पास जितने प्रस्ताव थे वो सब के सब प्रस्ताव भेज दिए जा चुके हैं केंद्र सरकार को। इसलिए अब हमारे पास आपको भेजने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। अब सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है कि वह उन 13 प्रस्तावों के ऊपर
कितनी तीव्र गति से काम करती है। और एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब तक कोई नया कानून न बन जाए, कोई दूसरी व्यवस्था न बन जाए, केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन जरूर हुआ था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था, तो उसके बाद ऑटोमेटिक फिर से कॉलेजियम सिस्टम ही प्रभावी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी कल दोहरा दिया है कि अभी के सिस्टम में, अभी जो व्यवस्था है आज के दिन में, उसके अनुसार आप इसे मानने के लिए बाध्य हैं। तो कृपया जल्द से जल्द इसे स्वीकार करें। और न्यायालय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो है कि बड़े केस के जो बोझ हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे बहुत तीव्रता के साथ निपटाना चाहती है। इसलिए कॉलेजियम ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने फुल स्ट्रेंथ में रहे, जिस कारण से लोगों को तीव्र गति से न्याय की प्राप्ति होती रहे। इस मामले पर आगे भी जो अपडेट होंगे वो आप लोगों के साथ तेजी से प्रकट किए जाएंगे, लेकिन अभी यही है कि 5 दिन में जजों की नियुक्ति की जाए, अन्यथा सरकार कुछ भी भुगतने के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।